अब दो बड़े राज्य यूपी और बिहार ये बचे हुए हैं। अभी बिहार में 40 सीटें हैं और यूपी में 80 सीटें हैं। क्या यहां हवा मोदी के पक्ष में दिख रही है प्राची? बिल्कुल, आगे हम आपको बताएंगे क्योंकि देखिए ये वो दो राज्य हैं जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। 284 सीटों तक अभी तक एनडीए पहुंच चुका है। अब क्या 40 सीटें बिहार की और 80 सीटें उत्तर प्रदेश की मिलकर 400 पार का आंकड़ा क्रॉस करवाएंगी? ये देखना अब दिलचस्प होगा क्योंकि इसके लिए 116 सीटों की जरूरत फिलहाल एनडीए को है। 120 सीटों का ओपिनियन पोल अभी बचा हुआ है, यानी 400 सीटें अभी भी हो सकती हैं। क्या ये हो पाएगा? क्या यूपी और बिहार पूरी तरह मोदी के साथ हैं? क्या अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को 400 तक पहुंचने से रोक तो आप कह रही हैं कि हमें सर्वे 120 सीटों का दिखाना है, मतलब 80 यूपी की और 40 बिहार की, और 400 अगर एनडीए पहुंचना है तो इस 120 में से मोदी को चाहिए 116, मतलब 99% स्ट्राइक रेट। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? अब देखिए ये चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का स्वीप था पिछली बार। आप याद कीजिए तो 2019 के अंदर उत्तर प्रदेश में एनडीए को मिली थी 64 सीटें, लेकिन 73 भी मिल चुकी हैं 2014 में। तो बेंचमार्क हम 73 को रखें क्योंकि इस बार तो अलायंस वैसा नहीं है जैसा 19 में था, तो वैसे वो मुमकिन दिखाई देता है। और बिहार के अंदर 40 में से 39 सीटें मिली हुई थी, तो बिहार में भी ये हो सकता है। लेकिन इस बार बिहार में आरजेडी कांग्रेस का जो अलायंस है उसको लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि तेजस्वी यादव ने बड़ी जान लगा रखी। तो शुरुआत कौन से राज्य से करनी चाहिए प्राची? हमें बिहार से करनी चाहिए। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तेजस्वी यादव फाइट करते हुए तो नजर आ रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस जरूर है। तो बिहार की हम आइए 40 सीटों की बात कर लेते हैं और सबसे पहले उत्तर बिहार की 12 सीटों की बात करते हैं और ये आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। उत्तर बिहार की 12 सीटों में हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि बीजेपी 5 सीटें जीत सकती है, जेडीयू 4 सीटें जीत सकती है और एलजेपी आर 1 सीट जीत सकती है, यानी कुल मिलाकर 10 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। जबकि आरजेडी भी उत्तर बिहार में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है और 2 सीटें आरजेडी के खाते में भी जा सकती हैं। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। तो उत्तर बिहार की 12 में से 10 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इसमें सारे अलायंस पार्टनर शामिल हैं। बीजेपी 5, जेडीयू 4, एलजेपी रामविलास को 1 सीट, और दूसरी ओर अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो आरजेडी को 2 और कांग्रेस को उत्तर बिहार में कोई सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। हमारे पैनलिस्ट में से 2 तो कम से कम बिहार के हैं, भावेश और प्रोफेसर साहब, तो बिहार को अच्छे जानते हैं। उत्तर बिहार सर 12 में से 10 एनडीए। देखिए, मुझे लगता है कि यदि ये भारतीय जनता पार्टी ये परफॉर्मेंस इस चुनाव में ऐसा करती है जो भावेश के आंकड़ों से लग रहा है, तो मैं इससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कहूँगा। अच्छा, इसलिए मैं अच्छा परफॉर्मेंस कहूँगा क्योंकि आरजेडी जो है अपनी जो उसकी धमक जो है बिहार की राजनीति में, खास करके उत्तर भारत में, उसको बढ़ा है। और देखेंगे कि यदि आप विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे, उसको यदि आप पैमाना ले लें, तब भी मैं कह सकता हूं कि ये बहुत अच्छा ओपिनियन पोल हमको दिखा रहा है, खास करके उत्तर भारत में। ऐसे यदि मानते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी का बिहार का दौरा हो रहा है, आप ये मानिए कि कोई सामान्यतः ऐसा होता था कि एक डिवीजन में प्रधानमंत्री की एक सभाएं हुआ करती थी। यदि वो मगध कमिश्नरी में उन्होंने कर लिया एक रैली, तो फिर वो मगध कमिश्नरी में बाकी सीटों पर नहीं जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं औरंगाबाद में सभा कर रहे हैं, बगल में नवादा में उसके लिए भी सभा कर रहे हैं। आज वो जीतन राम मांझी गया में हैं, गया में उनके लिए भी कर रहे हैं। तो फिर अभी बात चल रही थी कि शायद वो जहानाबाद भी जाएं। फिर इसके साथ देखिए कि ये तीनों सीटों पर अमित शाह का भी दौरा हो रहा है, योगी जी का दौरा भी हो रहा है, पूरी जान लगा रखी है भाजपा। राजनाथ जी का दौरा हो रहा है। तो जो मुझे निष्कर्ष निकल रहा है पूरे से कि जो विधानसभा में आरजेडी का लय था, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने की दृष्टि से लड़ रही है। आपको उत्तर बिहार नहीं बता दिया कि क्लीन स्वीप होगा? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो एक ऐसा था वो जो मजबूत गढ़ आरजेडी के लिए मैं मानता हूं कहीं से, और वो और खास करके सीमांचल वाला एरिया, ये 2 ऐसे एरिया थे जहां से ज्यादा उनको आने की। तेजस्वी यादव जो वो एक कांटे की मछली वाला वीडियो जो उन्होंने डाला था, तो वो कांटा कहां लगा हुआ है? बीजेपी में कहीं कांटा लग रहा है या आरजेडी में कांटा लग रहा है? ये तो ओपिनियन पोल तो दिखा रहा है कि तो कांटा तो उन्हीं को लगा है। कल एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, वो बड़े नाराज हो गए। मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी के कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी करेगी। मैंने कह दिया, तेरे मुंह से निकल गया, हालांकि बोलना नहीं चाहिए था कि कांग्रेस एक जिंदा लाश की तरह बिहार की राजनीति में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस को कोई जिसे 100 को
कंधा लगाने वाला नहीं है। आपको वहाँ मजा पर। आता है ना कांग्रेस के बारे में ये सब कहने नहीं, में? वहां के देखेंगे कि आप जितने महत्वपूर्ण नेता हैं सारे के सारे धीरे धीरे छिटक करके या तो आरजेडी की तरफ चले गए हैं, जो दलित वो जो ओबीसी है वो आरजेडी की तरफ गया है, और जो सवर्ण है वो सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ छिटक गए हैं। अकेला एक वहां के उनके अध्यक्ष बचे रह गए हैं, बाकी कोई एक बड़ा भी नेता जो है बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के पास बच नहीं गया। एक भावेश जरा नॉर्थ बिहार को हमारे लिए समझा दें। 12 में से 10 एनडीए बता रहे हैं आप। देखिए, पूरे नॉर्थ बिहार को आप ठीक से एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे यादवों वोटर का और जो मल्लाह वोटर का बहुत ज़्यादा जनाधार है। दूसरी तरफ ब्राह्मण वोटर का भी यहाँ पे अच्छा खासा आधार है। तो यादव और मुस्लिम तो ज़रूर उनको वोट करें, लेकिन वहाँ यादव का एक कुछ हिस्सा ज़रूर बीजेपी को वोट मिल रहा है। देखिए, खासकर नॉर्थ बिहार में आप जाएंगे तो देखेंगे जो असेंबली चुनाव हुआ था 2020 में, वहाँ भी आप देखेंगे जिस तरह अलायंस हुआ लेफ्ट के साथ और आरजेडी का जो अलायंस हो, तो उसको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। दिल्ली की गलियों में बहुत ओवररेटेड एनालिसिस होता है 2020 के चुनाव में आरजेडी का। आप खुद बताइए। आरजेडी ओवररेटेड है बोल रहे हैं आप? एग्जैक्टली, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2015 में आरजेडी 100 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 81 सीट जीती थी। 2020 में 150 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 77 सीट जीती थी। तो कैसे जीत गई आरजेडी? आप खुद ही बताइए, मुझे एनालिसिस करके बताइए। उसका ओवररेटेड इसीलिए किया गया था क्योंकि अलग चुनाव लड़ी थी। ठीक है, अच्छा परफॉर्म था, लेकिन ये तो नहीं था ना कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आरजेडी उन सीटों पे अपने लिए संभावना थोड़ा बहुत निकाल जरूर से जहाँ पे बीजेपी नहीं है या बीजेपी का सपोर्ट जो एनडीए अलायंस को नहीं मिला है, लेकिन उन सीटों पे जहाँ पे बीजेपी का अपना दबदबा है, जेडीयू का भी अच्छा खासा जनाधार है, उन सीटों पे आरजेडी का कहीं भी कोई नहीं है। इसलिए जो नॉर्थ बिहार की जब हम विधानसभा में भी एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे पूरे नॉर्थ बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने बहुत अच्छा दो सीटें नॉर्थ बिहार से नहीं मिल पा रही है भारतीय जनता पार्टी को, वैशाली और सिवान की हैं अगर मैं गलत नहीं। और सिवान को पिछली बार आपने दिखाया था कि बीजेपी के खाते में सीट जा सकती है, तो क्या बदला इतने दौर में? उसके दो वजह थी। एक तो जो जेडीयू का जो कैंडिडेट था, जेडीयू का जो कैंडिडेट दिया उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं है ग्राउंड पे। दूसरी तरह लग रहा था कि जो हीना साहब है जो उनको एमआईएम का समर्थन होगा और वो चुनाव लड़ेगी, तो एक मुस्लिम, बिल्कुल, तो उनको एक मुस्लिम वोट में डिवीजन होगा जिसके वजह से शायद बीजेपी जो जेडीयू वो सीट निकाल ले। लेकिन इस बार वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। जो एक यादव मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो उनके पक्ष में जा रहा है यहाँ पे। दूसरी सीट एक है वैशाली। वैशाली में जो आरजेडी ने सीट दिया मुन्ना शुक्ला को दिया, एक दबंग नेता माने जाते हैं। दूसरी तरफ वीणा देवी है। वीणा देवी का आपको खुद ही पता है कि जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी तो वो पारस के साथ चले गए थे। उसके बाद उनके लिए उनकी पार्टी में भी बहुत ज़्यादा संभावना है नहीं। दूसरी तरफ अब धीरे धीरे जब सर्वे आगे बढ़ेंगे तो मैं कुछ बातों का कहूंगा जो ग्राउंड पे चल रहा है कि क्यों वैशाली जैसी मिथिलांचल की ओर बढ़ देते। आइए, हमने नॉर्थ बिहार देखा, आप मिथिलांचल की 9 सीटों का सर्वे देख लीजिए। मिथिलांचल की 9 सीटें और आपके सामने डेटा आ रहा है। अब बीजेपी 4, जेडीयू 3, एलजेपी रामविलास 5, आरजेडी 0, कांग्रेस 0, मतलब एनडीए का क्लीन स्वीप। मिथिलांचल की 9 सीटों पर एनडीए का क्लीन स्वीप है। सभी 9 सीटें एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है मिथिलांचल में। आपने देखा उत्तर बिहार में 12 में से 10 और अब मिथिलांचल में 9 की 9। यहां बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जेडीयू को 3 और एलजेपी रामविलास को 2 सीटें जो हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसे आप क्लीन स्वीप समझिए। समीर जी। मुझे लगता है बिहार के अंदर 2019 के अंदर जो परिणाम रहा था कि 40 में से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने जीती थी, मुझे लग रहा है होगा। अभी तेजस्वी यादव की बात हो रही थी कि कांटे की, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की राह में एक बड़ा रोड़ा था। नीतीश कुमार जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ थे, आरजेडी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राह का वो रोड़ा हटा के अपने पास लेकर आ गया। और जिस दिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ लौट आए थे बिहार के अंदर, तभी यह तय हो गया था कि बिहार में वापस जो चुनाव परिणाम 2024 का आने वाला है वह 2019 के ही आसपास होगा। एक सीट जरूर कांग्रेस को मिली थी, किशनगंज की सीट मिली थी। इस बार मुझे लग रहा है 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जिस तरीके से तेजस्वी 2 सीट तो ऑलरेडी जीत गई नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी मुझे लगता है समय है, अभी प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है। और आज तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का 2 दिन है बिहार की राजनीति के अंदर, एक तो जंगल राज है और एक भ्रष्टाचार है। तो इसमें तीसरी बात भी मैं जोड़ देता हूं कि एक परिवारवाद भी उनकी बिहार की राजनीति के अंदर कह रहे थे भावेश की आरजेडी ओवररेटेड पार्टी है।
आप मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। आरजेडी वहां पर अपने का प्रेजेंस रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में बन के उभरी है। और तेजस्वी यादव, जब लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर है, जब ये लग रहा था कि तेजस्वी पार्टी को संभाल नहीं पाएंगे और पार्टी में बड़ी टूट होगी और लोग जेडीयू में या नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, मुझे लग रहा है तेजस्वी कुमार ने बहुत बेहतर तरीके से पार्टी को संभाला। एक मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में वो बन के आए हैं। और आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने स्पीच दी थी, उस समय भी उनका भाषण बहुत सराहा गया था। तेजस्वी यादव ने आरजेडी को संभाल लिया है। ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी की अभी जो लोकप्रियता है, लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के राजनीति की आखिरी पारी है। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें यह साफ होगा कि तेजस्वी यादव राजनीति में बिहार में कहां खड़े हैं, नीतीश कुमार कहां खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। में नरेंद्र मोदी की नकल उतार के दिखा रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इन्हीं से शुरू करते हैं वो अपनी समाएं। हाँ, कुछ कह रहे थे। सर देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि आरजेडी ओवररेटेड पार्टी है। मैंने कहा था आरजेडी का 2020 में जब परफॉर्मेंस हुआ था उसको ओवर एस्टिमेट किया गया था कि उसको बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2005 में 2 चुनाव हुए बिहार के, दोनों चुनाव आरजेडी हारी थी। 2009 में हारी थी आरजेडी, 2010 में हारी थी, 2014 में हारी थी। आरजेडी का रिवाइवल तब हुआ है जब नीतीश कुमार उसके साथ हुए। नीतीश कुमार का उस टाइम तक कम से कम बिहार के पॉलिटिक्स में एज ए चीफ मिनिस्टर के बहुत अच्छा कद माना जाता था, जिसके वजह से आरजेडी का रिवाइवल हुआ था। लेकिन वही जब नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़ के बीजेपी के साथ आ गए थे तो आरजेडी, वही मैंने कहा था कि 150 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 75-77 सीटें जीती थी। इसलिए मैंने कहा था कि आरजेडी का जो 2020 में रिजल्ट आया था बिहार का, उसको ओवर एस्टिमेट किया गया था। ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव फाइट तो कर रहे हैं अपने ही अंदाज में। मोदी पर भी हमला बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोलते हैं और नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए नजर आते हैं। और नौकरी की बात तो जरूर तेजस्वी यादव करते हैं। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अभी तक 2 रीजन हमने खोले हैं, उत्तर बिहार की बात की है और हमने मिथिलांचल की बात की है। उत्तर बिहार में 2 सीटें आरजेडी जीत रही है, लेकिन मिथिलांचल की बात करें तो क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। नॉर्थ बिहार में पहले अगर की बात कर लें तो सिवान वाले प्रेडिक्शन से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। और वहां के अगर इक्वेशन को अगर आप देखें तो सीधे आपको समझ में आ जाएगा कि उस इक्वेशन के हिसाब से भी और जो ग्राउंड रियलिटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वहां पर एनडीए को कोई परेशानी होगी। लगभग वहां पे 3 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर होंगे, 2.5 लाख के आसपास यादव वोटर होंगे। इसके अलावा लगभग 80,000 के आसपास सहनी वोटर होंगे। अगर सारे के सारे सहनी उधर भी मान लें तो आरजेडी गठबंधन की कुल सीटें इतनी ही हैं, कुल वोट इतने ही हैं। दूसरी तरफ अगर फॉरवर्ड वोट की बात करें तो 4 लाख के आसपास है। कुशवाहा की बात करें तो लगभग 1.25 लाख के आसपास है। 2.5 लाख के आसपास ईबीसी वोटर हैं और वहां पर बीजेपी का संगठन भी बहुत मजबूत है। दूसरी चीज़ कि वहां पर सिवान में एमवाई इक्वेशन अगर शहाबुद्दीन से अलग है या शहाबुद्दीन के साथ है, इन दोनों ही कंडीशन में, शहाबुद्दीन के साथ मतलब उनकी फैमिली के साथ, शहाबुद्दीन तो अब है नहीं, तो अगर उनकी फैमिली के साथ है या उससे अलग है, दोनों ही कंडीशन में ये इक्वेशन सिवान में दरकता रहा है, जिसका नतीजा है कि 2004 के बाद आरजेडी वहां जीती नहीं। और वजह यह है कि यादव और मुस्लिम में वहां पे ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा निकटता नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसके बाद से अगर मुस्लिम वहां पे कैंडिडेट है तो यादव उधर वोट ना करके ओम प्रकाश यादव को करते थे या बीजेपी की तरफ वोट कर जाते थे। इस बार भी वैसा ही हुआ, क्योंकि हिना साहब को टिकट नहीं दिया गया है और बिहारी चौधरी को वहां से टिकट दिया गया है, तो मुसलमानों के अंदर समझा जा सकता है कि वो एग्रेसिवनेस हो ही नहीं सकता जो कि शहाबुद्दीन के समय या उनकी फैमिली को लेकर हुआ करता था। यादव भले ही एग्रेसिव हो जाए, तो वहां पर उस सीट को लेकर निश्चित तौर पे इस प्रेडिक्शन से मैं सहमत नहीं हूं। वैशाली वाली सीट की बात करें तो निश्चित तौर पे वहां पर एलजेपी कैंडिडेट के लिए बड़ा खतरा इस लिहाज से है कि एक तो ऑलरेडी कास्ट इक्वेशन के मामले में आरजेडी का कैंडिडेट अच्छा है, भूमिहार कम्युनिटी के आते हैं, उनका दबदबा रहा है वहां पे, तो वो काम तो उनके पक्ष में करेगा ही करेगा। इसके अलावा जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से एनडीए के कम से कम 2 विधायक ऐसे हैं जो कि भीतरघात कर रहे हैं, क्योंकि एलजेपी कैंडिडेट के साथ अभी के समय में उनके इक्वेशन अच्छे नहीं है, तो वो उनके लिए खतरा जरूर हो सकता है। मिथिलांचल में जो आपका आंकड़ा है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ठीक है, अब आगे सीमांचल की आइए बात कर लेते हैं। सीमांचल की 7 सीटों में बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर जीत सकती है। जेडीयू की बात करें तो 3 सीटें, एलजेपी आर के खाते में 1 भी सीट नहीं, आरजेडी यहां से 1 सीट जीत सकती है अगर आप सीमांचल की बात करेंगे। और यही वो इलाका है, देखिए, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका कहा जाता है, और यहां से कांग्रेस 2 सीटें जीत रही है। पिछली बार किशनगंज की 1 सीट थी जो कांग्रेस ने जीती थी और अब इस बार उसकी टैली में इजाफा हो रहा है। 2 सीटें हैं जो कांग्रेस जीत सकती है। भावेश, कौन सी एक और सीट कांग्रेस को दी है? कांग्रेस जो एक और सीट जीत सकती है वो कटिहार, किशनगंज और कटिहार सीटें जीत सकती है। दोनों पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स, मतलब 50-60% मुस्लिम मतदाता जहां पर है। बिल्कुल से बिल्कुल, हालांकि वो बहुत क्लोज फाइट है।
कटिहार ऐसा नहीं है, कटिहार से बीजेपी जीत सकती है। किशनगंज एक ऐसा माना जा सकता है क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोटर इतने ज़्यादा हैं कि उसको तभी बीजेपी जीतती रही है नहीं, एक बार जीती है बस, शाहनवाज जीते थे, शाहनवाज तब जब मुस्लिम वोटों का किशनगंज कह रहे हैं हम, शाहनवाज हुसैन जीते थे। हाँ, किशनगंज शाहनवाज और कटिहार बीजेपी अब वैसे पिछली बार भी जीती थी। हाँ, कटिहार बीजेपी जीत सकती है, ये एनडीए गठबंधन जीत सकती है। देखिए किशनगंज आप भी टफ मानते हैं। हाँ, किशनगंज हारे में दिख रहे हैं। देखिए कटिहार में लगता है देखिए कटिहार में बीजेपी को कोई भी फाइट आएगी वहाँ पे, वो है आरा, गया, कटिहार, नवादा और सासाराम। ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी जो है उसको फाइट मिल सकती है। अब बीजेपी को टक्कर मिल सकती है, बीजेपी को टक्कर। ठीक है, ओके। यहाँ आप अपनी बात पूरी कर लीजिए भावेश। देखिए कटिहार को लेकर बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब। देखिए कटिहार में बीजेपी जेडीयू उसी शर्त पे जीत सकते हैं यदि वहाँ पे मुस्लिम वोट का एक तबका जेडीयू के तरफ ट्रांसफर हो, जो 2019 में हुआ था, इस बार होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके बड़ी वजह जो नीतीश कुमार का इधर से उधर जो पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट जो एक तबका उनके साथ बहुत पहले से रहता रहा, वो अब शायद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो जेडीयू एनडीए का उम्मीदवार है वो बहुत कमजोर स्थिति में। मतलब पलटी मारने का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। मुसलमानों के मन से नीतीश कुमार थोड़े उतरे हैं। बिल्कुल नहीं है अब उनके साथ वो वोटर्स। अरे 400 पार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी एक स्टेटमेंट दिया, आपको दिखाना चाहते हैं। बिहार के गया में थे प्रधानमंत्री मोदी और क्या बोले, नजर डालिए। ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों, मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है, लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है, ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है, और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। आज जो है ना, आज प्रधानमंत्री के भाषण में जो मेरा एक बुनियादी सवाल है, अभी जो प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया बिहार में जाकर के, सजा याफ्ता चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त बिहार में, अगर आप विधानसभा के उससे जाएंगे तो ऐसे में क्या बिहार में करप्शन कभी कोई इशू रहा है या होगा? नहीं, देखिए बिहार में करप्शन मुद्दा जब लालू एक्सेप्टेबल है वहां पर सब कुछ जानते हुए, देखिए गवर्नेंस और ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन ये मुद्दा वोट में भी कन्वर्ट करके वैसे ही आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा यदि होता तो हम मानते कि लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी के बल पर फिर से सत्ता में नहीं आ जाते और आरजेडी जो है वो 3 बार लगातार सत्ता में नहीं आती। आप देख रहे हैं कि 2004 के बाद ये परिवर्तन हो रहा है, जब नीतीश एक बार आते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, तब ये सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा तो था, लेकिन ये वोट में ट्रांसलेट नहीं हो रहा, क्योंकि सोशल कोएलिशन ऐसा बन जाता था। जात ऊपर पड़ जाती, जाति जो है द्रविडियन पॉलिटिक्स में क्या है, द्रविडियन पॉलिटिक्स में भी जाति आकर के फाइनली डोमिनेट कर जाती है। लेकिन 2014 के बाद ये स्थितियां बदली है। मैं फिर यही कह रहा हूं सर, कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन पूरी जनता जान रही है कि मुख्यमंत्री था, चोर था। आप देखिए, उसके बावजूद आज वो सर्वमान्य नेता है। पॉल एफलेवी का एक रिकॉर्ड, लालू यादव को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड भ्रष्टाचारी, सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी, सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी। कि क्या सच में भ्रष्टाचार मुद्दा है, होना चाहिए, मैं फिर बोलता हूं, पर क्या सच में भ्रष्टाचार मुद्दा है? आपने अभी बात की बिहार की कि लालू यादव जो है वो कन्विक्टेड थे, उसके बावजूद वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सुखराम हिमाचल प्रदेश में क्या जीते नहीं? नोट मिलने के बाद, सब कुछ होने के बाद, गद्दों के अंदर से वो जीते, उनका बेटा बार बार जीता। तो क्या सच में भ्रष्टाचार इशू है? क्या बीजेपी में ऐसे लोग अभी शामिल नहीं हुए हैं जिन पे आरोप है भ्रष्टाचार? तो फिर इस पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार इशू होना चाहिए, लेकिन क्या है, ये बड़ा सवाल। रीजन आपके सामने रख चुके हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मगध भोजपुर की, जिसमें 12
लोकसभा की सीटें हैं और मगध भोजपुर की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी 7 सीटें जीत रही है, जेडीयू 2 सीटें जीत सकती है। हम की अगर बात करेंगे तो 1 सीटें हम के खाते में भी जाएगी और देखिए यहां भी आरजेडी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। आरजेडी 1 सीट जीत सकती है और लेफ्ट के खाते में यानी कि सीपीआई-एमएल के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो मगध भोजपुर की बात कर रहे हैं हम, 7 सीटें बीजेपी, जेडीयू 2 सीटें, हम के खाते में 1 सीट जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर 10 सीटें एनडीए के खाते में मगध भोजपुर से जाती हुई नजर आ रही है। भावेश, देखिए इस पूरे रीजन में देखिए वैसे तो भाजपा का दबदबा रहा है, पहले से भी विधानसभा में भी भाजपा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 2 जो स्पेसिफिक सीटें आपको दिख रही है, जो एक काराकाट की है और एक जहानाबाद की है, 2 स्थानीय कारणों की वजह से एनडीए शायद यहाँ पे हार सकती है। काराकाट को आप सबको पता है उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं, उनका भी वही रहे 2019 के बाद से 2014 में बीजेपी के साथ लड़े थे, फिर 2019 में चले गए थे आरजेडी के अलायंस के साथ चले गए थे, फिर अलग पार्टी बना के विधानसभा चुनाव में 2020 में अलग चुनाव लड़े थे, फिर उसके बाद अपनी पार्टी का जेडीयू में मर्ज किए, फिर अलग पार्टी बना के उन्होंने बीजेपी के साथ आ गए, फाइनली अब 1 सीट पे चुनाव हार गए। अब वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा खुद का जनाधार है नहीं, एक खास कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उसमें भी बीजेपी ने बहुत पहले से सेंध लगा दिया, तब वो वोटों का कन्वर्जन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ पवन सिंह, आपको याद होगा एक पवन सिंह जो सिंगर है, भोजपुरी सिंगर है, वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें एक दिख रहा है कि वो भाजपा के वोटों में सेंध लगाएंगे, जिसके वजह से शायद यहाँ पे एनडीए के लिए सीट मुश्किल हो सकती है। जहानाबाद की सीट वैसे ही पिछली बार बहुत क्लोज फाइट हुई थी, यहाँ पे जेडीयू के लिए बहुत मुश्किल हुई थी पिछली बार जीतना, इस बार भी बहुत मुश्किल है जीतना और शायद यहाँ पे आरजेडी आसानी से ये चुनाव जीत जाए। जी ठीक, काराकाट जहानाबाद, समीर जी। देखिए मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी तक बिहार का अपन देख रहे हैं उसके अंदर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार साथ में है, चिराग पासवान साथ में है, मांझी साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा साथ में, इतना बड़ा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो तेजस्वी यादव के साथ सिर्फ कांग्रेस का एक बड़ा गठबंधन है, कांग्रेस का बहुत वजूद नहीं है एक माले गठबंधन में। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो आरजेडी एक बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रही है इतने बड़े गठबंधन के सामने। ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव अकेले वहाँ इतने बड़े गठबंधन से लड़े और हर जगह सीट लेके आ रहे हैं। अब जैसे पवन सिंह का बता रहे थे तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा सीट से लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है। ऐसी स्थिति में अगर पवन सिंह अगर निर्दलीय चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा शायद मुझे लगता है वो सीट इस बात में वहाँ हार सकते हैं। तो आरजेडी का प्रदर्शन मुझे लग रहा है बिहार में एक बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और चिराग पासवान और मांझी के साथ मिलकर ज़्यादा सीट जीत रहे हैं, लेकिन आरजेडी को ये कहा जा सकता है कि उसने बहुत अच्छी फाइट दी है और 3 से 4 सीटें मुझे लग रहा है इस समय जीतती हुई दिख रही है। अब ओवरऑल में सनम बताएंगे कितनी सीट जीती अभी, लेकिन जहानाबाद के नजदीक के निकले प्रोफेसर साहब। हाँ, मैं जहानाबाद के लिए कह सकता हूँ कि ये सीट थोड़ा जेडीयू के लिए इतना आसान नहीं है इस बार थोड़ा सा वहाँ पर संघर्ष। सर्वे कह रहा है आरजेडी जा रही है। हाँ, मैंने ऐसा लग रहा था कि शुरू में 1-8 लाख का मार्जिन जीत और हार का हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ें फिर से रिकवर करने की दिशा में है जेडीयू। लेकिन मामला बहुत टफ है, जहानाबाद इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए इस बार। वहाँ मूलतः आप देखेंगे कि यादव वोट बैंक, भूमिहार वोट बैंक, ये बड़े वोट बैंक हैं वहाँ के, और वो किस तरफ इस चुनाव में पलटेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो उस सीट को पहले आरजेडी जीती भी है, पहले भी वो यादव कैंडिडेट वहाँ से जीते हैं। अभी जो चंद्रवंशी जी हैं वो उनको हम लोग ना हार्मलेस क्रिएचर की तरह, बड़े सीधे सज्जन सरल व्यक्ति हैं, बड़े पॉलराइज करने वाले लोग व्यक्ति नहीं हैं। और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव था कि आप इस सीटों को थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कीजिए, लेकिन शायद गठबंधन के कारण नहीं। लेकिन अगर एनडीए की टैली 30 के ऊपर जाती है, अभी मैंने 4 रीजन दिखाए हैं और चारों रीजन में लीड एनडीए ही कर रहा है, तो बहुत मुमकिन दिखाई दे रहा है कि 30 के ऊपर तो जाएगी। ये क्या बिना यादव वोटर के मुमकिन है? देखिए, बिना यादव, यदि यादव वोटर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर बिहार में जो सफलता मिल रही है वो नहीं मिल रही है। दूसरी बात, देखिए, कोई किसी कम्युनिटी का जब हम कहते हैं ना कि पूरा वोट शिफ्ट करता है, तो आप मान करके चलिए 60% से के आसपास का वोट हम मान करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक मुफ्त वोट दे देते हैं और बाकी पार्टियों को नहीं देते हैं। आपने वो थ्योरी समझाई थी एक दिन गानी कुर्सी में कि भाई जिसको हम कहते हैं एन मास वोटिंग, वो दरअसल 60 से 70% के बीच जो होता है वही वोटिंग है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो उत्तर बिहार की जो आप तस्वीर अच्छी देख रहे हैं उसमें
बहुत बड़ा जो है योगदान जो है वो यादव वोटों का भी है। आप उजियारपुर कंस्टिट्यूएंसी को आप देख लीजिए, जहाँ से नित्यानंद राय रह रहे हैं, तो नित्यानंद राय के आने के कारण जो यादव वोट है वो लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक को काट रहा है, पूरी तरीके से काट। एक समय नित्यानंद राय बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होते थे और वो दोनों में छिप जाते थे। राय होने के कारण कोई उन्हें समझता था कि ये भूमियार हैं, और वैसे वो यादव परिवार से आते हैं, दबंग नेतृत्व उनका रहा है वहाँ पर। तो ये कुल मिला जुला असर आपको देखने को मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि यादव वोट जो है वो पहले जो लालू के साथ जाता था वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। यदि ऐसा होता तो जो है वो रामकृपाल यादव कैसे पटना में जीत जा रहे हैं, और वो भी लालू प्रसाद यादव की बेटी को हरा करके जीत रहे हैं। फिर आप देखेंगे आज के दिन में आप कहेंगे कि पप्पू यादव जो है जहां से लड़ रहे हैं चुनाव, तो वहां पर कंटेस्ट किसके बीच में हो रहा है? सारण में कंटेस्ट किसके बीच में हो रहा है? पप्पू यादव यादवों के ही वोट को काट रहे हैं वहां पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए निकलना आसान हो जाएगा रास्ता। ये सीटें दिखा देती हूँ, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर सीट वाइज कैसे बिहार में जो समीकरण है वो बन रहे हैं। 40 सीटें हैं और एक एक सीट पर कौन सी पार्टी जीत सकती है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं वाल्मीकि नगर से, तो यहाँ जेडीयू जीत सकती है। पश्चिम चंपारण में बीजेपी, पूर्वी चंपारण में बीजेपी, शिवहर जेडीयू, सीतामढ़ी जेडीयू, मधुबनी बीजेपी, झंझारपुर जेडीयू, सुपौल जेडीयू, अररिया बीजेपी, किशनगंज की सीट कांग्रेस एक बार फिर जीत सकती है। उसी के साथ कटिहार की सीट कांग्रेस जीत सकती है, एक सीट में इजाफा कर रही है। पूर्णिया से जेडीयू, मधेपुरा से जेडीयू, दरभंगा बीजेपी, मुजफ्फरपुर से बीजेपी, वैशाली से आरजेडी, गोपालगंज से जेडीयू, सिवान की सीट आरजेडी जीत सकती है, महाराजगंज की सीट बीजेपी, सारण की जो सीट है, देखिए ये समझिए आप, सारण की सीट भी बीजेपी जीत रही है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं वो यहां से हारती हुई नजर आ रही हैं। हाजीपुर की सीट एलजेपीआर यहां से जीत रही है, उजियारपुर बीजेपी, समस्तीपुर एलजेपीआर, बेगूसराय बीजेपी, खगड़िया एलजेपीआर, भागलपुर में जेडीयू, बांका जेडीयू, मुंगेर जेडीयू, नालंदा जेडीयू, पटना साहिब बीजेपी, पाटलिपुत्र बीजेपी, आरा बीजेपी, बक्सर बीजेपी, यानी कि देखिए आप देखेंगे तो एक बार फिर मीसा भारती हार रही हैं। बक्सर से बीजेपी, सासाराम से बीजेपी, काराकाट से सीपीआई-एमएल, उपेंद्र कुशवाहा वहां से लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि सीपीआई-एमएल वहां से जीत रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं नहीं जीत रहा, मुझे ऐसा लगता है, वैसे इनका सर्वे है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एक एरिया समय था जब सीपीआई-एमएल का बड़ा वर्चस्व था, पीपल फ्रंट वहां पर काम कर रहा था, ये सब जो नक्सल एरिया जो था ना वो उसका बड़ा गढ़ हुआ करता था एक समय जी। लेकिन आज के समय वो एरिया ऐसे है जहां पर भूमियार भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कुशवाहा भी हैं, कोयरी, कुर्मी, ये सारे बेल्ट उसमें आ जाते हैं। और ये एक ऐसा सोशल कोलिशन है जो एक मुश्त जो है वो जेडीयू और ये कुशवाहा जी के लिए वोट करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये एक ऐसे कम्युनिटीज हैं जो कोई भी व्यक्ति को वहां पर दे देता तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए ही वोट करेंगे। आपको लग रहा है काराकाट भी आएगी एनडीए के पास? चलिए अब एक ओवरऑल बिहार का ओवरऑल आपको टैली तो बता दें हम। 40 सीटों में बीजेपी 17, जेडीयू 12। समझिए जरा, बीजेपी 17 सीट लड़ी, 17 सीट जीतेगी। ये 100% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का बिहार के अंदर होने जा रहा है, ये हमारा सर्वे बता रहा है। जेडीयू 17 लड़कर 12 सीटें जीत सकती है, यानी उसको 5 सीटों का नुकसान यहां पर हो रहा है। एलजेपी रामविलास पार्टी 3 सीट जीत रही है, हम पार्टी 1, यानी एनडीए कुल मिलाकर पहुंच रहा है 33 पर। 2019 में 39 पर था, तो 6 सीटों का नुकसान एनडीए को 2019 की तुलना में, लेकिन तब भी बहुत शानदार प्रदर्शन। आरजेडी 4 जो 0 थी पिछली बार, कांग्रेस 2, पिछली बार 2 ही थी, सीपीआई-एमएल 1 जो पिछली बार 0 थी, कांग्रेस को 1 सीट थी, माफ कीजिएगा। और कुल मिलाकर के इस बार इंडिया गठबंधन बन रहा है 7, तो एनडीए 33, इंडिया गठबंधन 7। अब इसे आप कहेंगे एक बहुत अच्छा प्रदर्शन। एक छोटा सा मैं टिप्पणी कर लूं, देखिए यदि जेडीयू नहीं भी आती तब भी बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और रामविलास पासवान का जो गठबंधन था वो 2014 में 31 सीटें जीत करके आई थी, तब जेडीयू दो सीटों पर सिमट गई थी। अभी भी बिहार का सर्वे कोई 2 महीना पहले मैं करने गया था, बिहार में घूम करके आया था, तब भी लोगों का यही मानना था कि भारतीय जनता पार्टी अकेली भी लड़ती है तो 30-32 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी और रामविलास पासवान का गठबंधन रिटेन करेगा। जेडीयू के आने से मुझे लगता है कि ये सीटें बेहतर होंगी, यहाँ की स्थिति यहीं पर रह जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि 7 सीटें जो है
जो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है बिहार में। तो आप कह रहे हैं 2019 वाला ही रिपीट होगा? मुझे लगता है कि 2019 रिपीट करेगा, एक आध सीट इधर उधर हो सकता है, खिसक सकता है, लेकिन भावेश देखिए बिहार में जितनी भी आप 7 सीटों का जो देख रहे हैं कि अपोजिशन को जा रहा है, इंडिया गठबंधन को जा रहा है, उसके सब सीटों के अपने अलग अलग फिनोमेना है। सब स्थानीय कारणों की वजह से हारे। जैसे वैशाली की बात आप कीजिए तो मुन्ना शुक्ला एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है आरजेडी की, उनका अपना जनाधार है, वो मियार जाति से आते। उधर एलजेपी का जो कैंडिडेट है रामविलास पासवान, एलजेपी का जो कैंडिडेट है, उनका जो पिछले 5 साल में जो इधर से उधर बढ़ा, जिसकी वजह से एलजेपी के कैडर में भी नाराजगी है। जेडीयू, एक जो बड़ी बात जो मैं शुरुआत में नहीं बोलना चाहता था क्योंकि पूरी सर्वे का मैं वेट कर रहा था, शायद मैं पहली बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। जिस तरह नीतीश कुमार के मन में ये बसा हुआ है कि 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी की कम सीटें आने में चिराग पासवान का योगदान है, उसी तरह ग्राउंड पे देखा जा रहा है कि उस तरह जेडीयू का कैडर या जेडीयू का वोट जो है चिराग को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, उनको सपोर्ट नहीं मिला। इसके वजह से आप देखेंगे जमुई और यहाँ वैशाली दोनों में चिराग की पार्टी इस वजह से एक फैक्टर है जिसकी वजह से शायद हार सकती है। दूसरी वजह आप देखेंगे जो जेडीयू जो सीटें हारी, चाहे जहानाबाद हो और एक किशनगंज में आप सबको पता है मुस्लिम डोमिनेटेड, जहानाबाद में स्थानीय कारण है जो जेडीयू का कैंडिडेट था बहुत अच्छा नहीं है, पिछली बार भी मुस्लिम वोट जेडीयू के पक्ष में गया था जिसके वजह से जीत पाई थी। बाकी अलग अलग सीटों पे आप जाएंगे तो यही देखेंगे कि जो स्थानीय कारण है उसके वजह से ये अपोजिशन को सीट मिला। हो सकता है आने वाले दिनों में यदि ये कुछ कॉम्बिनेशन चेंज हो या जो गठबंधन चुनाव पड़ा है सामने पूरा, इसमें बहुत कुछ फेरबदल हो सकता है। अब देखिए जरा 5 सर्वे हमने किए, हमने और भावेश की कंपनी ने मिलकर के 5 सर्वे। हमने शुरुआत की 14 जुलाई 2023 से, जुलाई 2023, अक्टूबर 2023, मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 और 16 अप्रैल 2024। 5 सर्वे में बिहार को देखिए, बिहार की सीटें जो है कैसे उल्टी पलटी हैं। तो पहला सर्वे जुलाई 2023 का, उस वक्त एनडीए 14 पर था, इंडिया गठबंधन 16 पर था 40 में से। अक्टूबर 2023 में एनडीए 24 पर था, इंडिया गठबंधन 16 पर था, वही आंकड़ा। मार्च 2024 आते आते ये हो गया 35 और 5, एनडीए पहुंच गया 35, इंडिया गठबंधन रह गया 5 पर। अप्रैल 2024 आते आते एनडीए बढ़कर 38 पर हो गया, हाईएस्ट 38 पर, और इंडिया गठबंधन 2 पर। और अब 16 अप्रैल 2024 का जो फाइनल आंकड़ा आया है फाइनल ओपिनियन पोल का, उसमें एनडीए 33 है और इंडिया गठबंधन 7 है। मतलब मैक्सिमम जो एनडीए गया है वो 38 गया है और मैक्सिमम जो इंडिया गठबंधन गया है वो 16 गया है, सभी ओपिनियन पोल्स में अगर आप देख रहे हैं तो। वो 16 भी तब गया जब नीतीश कुमार उनके साथ थे, जब नीतीश उनके साथ थे तब का सर। जनवरी महीना में जब नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए थे, उसके बाद जितनी भी सर्वे हुए, 3 सर्वे जो मार्च में हमारा है, फिर अप्रैल में फर्स्ट वीक में और अभी का, उस समय देखेंगे एनडीए 30 से ऊपर सीटें हर जगह लेके आए, सबसे मिनिमम सीटें 33 सीटें आ रही है। जी ठीक। तो नीतीश कुमार के इधर आने के बाद ये 7 सीटें आ रही हैं इंडिया अलायंस को, और ये सबसे ज्यादा है, और एनडीए आ रहा है 33 पर। मतलब ये ग्राफ साफ दिखाई दे रहा है कि जेडीयू के आने का असर क्या हुआ, वो इसमें साफ पढ़ने में आ रहा है। समीर जी। बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती थी कि बिना नीतीश कुमार के जो 2019 का प्रदर्शन रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं होगा। यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 17 की 17 सीटें जीत सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष को मजबूत नहीं होने देना था, इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं होने देना था, और इसीलिए 2 बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को। एक तो बिहार में सरकार में हिस्सेदारी मिली और लोकसभा में एनडीए गठबंधन की सीटें बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानते थी कि अगर नीतीश लालू के साथ रहेंगे तो कई सीटों पर चुनौती मिल सकती है। लेकिन ऐसा है कि नीतीश के भारतीय जनता पार्टी के पास आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जितना फायदा हुआ तो ठीक है, नीतीश कुमार को जरूर वहाँ पर नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ उसका जो मुस्लिम वोट बैंक था जो नीतीश के साथ जुड़ा रहा था, वो ये बात मान के चल रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक जो नीतीश के साथ था वो पूरा आरजेडी और कांग्रेस के पास जा रहा है, और उसी कारण नीतीश कुमार इस बार वहाँ 4 से 5 सीटें जो हार रहे हैं, और जो आरजेडी और कांग्रेस को बेनिफिट हो रहा है वो नीतीश की कीमत पर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की कीमत पर नहीं। तो आपको ये अब तो क्लियर है कि नीतीश को साथ लाना मजबूरी थी भाजपा की। आप कह रहे थे कि अकेले ज्यादा लड़े तो ज्यादा जीतती। मैं ये कह रहा था कि आप देखेंगे कि 2014 में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हुआ था, तो यदि नीतीश आरजेडी के साथ जाते तब एक थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को डैमेज ज़्यादा होता, लेकिन फिर भी बिहार के लोग ऐसे कहते हुए हमको बहुत सारे मिल गए,
उसको आप एक साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर सकते कि देखिए भारतीय जनता पार्टी, लोग तो वोट मोदी को ही करते हैं लोकसभा चुनाव में, और 30-32 सीट तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही जीतेगी, ऐसा आकलन ये जनवरी के प्रथम सप्ताह की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं बिहार के दौरे पे था तब ऐसा आकलन वहाँ से निकल करके आ रहा था। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि 12% से 15% का वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार का है, और वो एक ऐसा वोट बैंक है जिसे आप नीतीश कुमार को आप जो घोषित करना है घोषित कर दीजिए। कुशवाहा सम्राट चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में आने के बावजूद भी लाया इसीलिए गया था कि शायद नीतीश कुमार को हम बुरी तरीके से कमजोर कर देंगे, और जो कुशवाहा वोट है, कोयरी वोट है, जो एक मेजर चंक है, वो यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट कर जाती है तो नीतीश का रहना या न रहना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ओवर द पीरियड ये भारतीय जनता पार्टी को रियलाइज हुआ कि नीतीश के आ जाने से हमें कोई बुरा नहीं है, नीतीश यदि नहीं रहते हैं तो जो गठबंधन है उसको तो डैमेज होगा ही होगा, जो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या जो है गठबंधन के लिए कम हो सकती है, साथ ही जो अपोजिशन है जिसकी तरफ समीर जी ने इशारा किया कि वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो उनकी ताकत कम करना और अपनी ताकत को मेंटेन करने से ऊपर ले जाना, यही मूल जो है रणनीति रही है भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर। राहुल जी, मुझे लगता है कि ये जो सर्वे है वो लगभग पास है कि कितनी सीटें जो है बीजेपी। आप सहमत हैं सर्वे से? सहमत हूँ कि ये लगभग ये तय करता है कि किस तरह से बीजेपी और जो जेडीयू का गठबंधन है वो करने जा रहा है। देखिए, हम ये सब मानते हैं कि जेडीयू को इस बार थोड़ा नुकसान होगा, और हम ये भी मानते हैं कि आरजेडी को थोड़ा फायदा होगा, लेकिन बीजेपी अपना जो परफॉर्मेंस है उसे बेहतर बनाएगी, ये भी हम आपको बताएं।